नमस्कार, राज्यसभा टीवी में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पंचतत्व में हुए विलीन। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक जताते हुए पर्रिकर के विनम्र स्वभाव और सादगी को किया याद। गोवा का नया मुख्यमंत्री तय करने के लिए बीजेपी कर रही है सहयोगी दलों के साथ मंथन। बीजेपी के विश्वजीत राणे और प्रमोद सावंत के नाम सबसे आगे। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मिलकर सरकार बनाने का किया दावा। देश को आर्थिक चुनौतियों से उबारने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले। ब्लॉग के जरिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 14 बड़े सामाजिक और आर्थिक सुधारों को बताया आधार। एफडीआई, मेक इन इंडिया, कर सुधार, काले धन पर लगाम और बुनियादी ढांचे के विकास पर रहा जोर। मायावती और अखिलेश यादव की कांग्रेस को दो टूक। कहा, उत्तर प्रदेश में उनके साथ गठबंधन को लेकर ना फैलाएं भ्रम। कांग्रेस के 7 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने के ऐलान पर जवाब। प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी बोट यात्रा को बीजेपी ने बताया पिकनिक। परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप पर मांगा जवाब। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के अलावा ओडिशा की 28 सीटों के लिए भी अधिसूचना जारी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। राजकीय सम्मान के समय जवानों ने उन्हें सलामी भी दी। पर्रिकर के शव पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उन्हें गन सल्यूट दिया गया। मनोहर पर्रिकर का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ था। उनके बड़े बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। राजधानी पणजी के सड़कों पर अपने नेता को विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। शाम 5 बजे उनका शव अंतिम संस्कार के लिए एसएजी ग्राउंड पर लाया गया, जहां पर लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। अंतिम संस्कार के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। दिवंगत नेता के सम्मान में आज देश भर में राष्ट्रीय शोक है। उनके सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका है। गोवा में भी 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है और इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को पणजी में बीजेपी मुख्यालय में रखा गया, जहां लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मनोहर पर्रिकर के पार्थिव शरीर को कला अकादमी भी ले जाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनोहर पर्रिकर को अंतिम श्रद्धांजलि दी और उनके दोनों बेटों से बात की। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लोग अपने प्रिय नेता के आखिरी दीदार को गोवा में बेताब दिखे। सादगी के प्रतीक मनोहर पर्रिकर का लंबी बीमारी के बाद कल देर शाम निधन हो गया था। 4 बार गोवा के सीएम रहे 63 वर्षीय पर्रिकर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनका इलाज अमेरिका के अलावा दिल्ली स्थित एम्स और मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। वो आईआईटी से पास पहले इंजीनियर थे जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने हों। मनोहर पर्रिकर की शख्सियत सबसे जुदा थी। वो एक कुशल रणनीतिकार थे और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले इंसान थे। काम के प्रति उनके समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीमारी से पीड़ित रहने के बावजूद भी वो अंतिम समय तक देश और गोवा की सेवा करते रहे। मनोहर पर्रिकर के निधन पर कई राजनीतिक हस्तियों ने शोक जताया है और उन्हें उनकी सादगी की भरपूर प्रशंसा की है। पर्रिकर जी के देहांत से हम सभी लोग बहुत ही क्षुब्ध हैं, दुखी हैं।
और ये अपरिमित हानि है, अपरिमित है। अपरिमित मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो उनकी क्षमता है, क्षमता थी उनमें काम करने की, और उससे अगर हम देखें कि हमने, अब देखो गोवा में जब ये बात आती है कि सरकार बनाने की, तो सभी मिलकर के ये मांग करें कि पर्रिकर जी आते हैं तो हमारा समर्थन, यानी दूसरे सामने वाले पक्ष को भी जो व्यक्ति अच्छा लगे कि हम साथ देंगे, गोवा में मिलकर सरकार बनाएंगे, ये भाव है। तो इसका कहीं ना कहीं काम पर निष्ठा उनके लोगों की थी कि ये काम कर सकते, ये नेतृत्व दे सकते। तो विपक्ष का भी भरोसा, मैं एक बार विपक्ष ही करूँगी, या जो सामने दूसरे पक्ष है, ये सब पक्षों का भरोसा मिलना एक व्यक्ति को, ये आसानी से नहीं होता है। I know him for a long time as the Chief Minister of Goa. He was one of the best CM Goa has ever seen. One thing attracted me as Chief Minister of Goa about him is cutting across caste, religion, community, all sections of Goan people. They have a special affection and regard for him. It's a rare thing in present day politics. और वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा तमाम दलों के नेताओं ने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताया। मनोहर पर्रिकर जी का हम सब के बीच में न रहना न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति है। बचपन से एक कार्यकर्ता के नाते नीचे से काम करते करते राष्ट्रभक्ति के संस्कार के साथ मृत्यु पर्यंत सार्वजनिक जीवन में अनेक बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी निष्कलंक जीवन रहा। उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह से सादगी से भरा हुआ था और कुछ मूल्यों के प्रति वो पूरे जीवन भर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे और एक फर्म कन्विक्शन के एक ऐसे नेता थे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता के रूप में उनकी एक मान्यता थी। और देखा होगा कि जीवन के अंतिम क्षणों तक बराबर अपने को उन्होंने सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की। शरीफ आदमी थे, चाहे वो दूसरी विचारधारा के थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो अच्छे थे और अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। उनकी इस अचानक मौत से सभी को दुख हुआ है और मेरी पूर्ण सहानुभूति उनके पूरे परिवार के साथ। कई मायनों में एक आइडियल पर्सन थे, एक इतने बड़े राजनीतिक हस्ती जो देश की रक्षा मंत्री रहा हो, जो गोवा की लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हो और कभी प्लेन में जाए बाजू की व्यक्ति को पता भी ना चले कौन साथ में जा रहा है। वो एक अच्छे व्यक्ति थे और अपनी एक छाप गोवा में रखे थे और वो डिफेंस मिनिस्टर के नाते भी बहुत अपने विचार अलग रखे, चाहे वो कोई भी डिफेंस का मैटर हो, बड़े संदिग्ध से उसको सुलझाने की कोशिश करते थे। उन्हीं के कार्य और कर्तृत्व के कारण गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बाद में पार्टी के आदेश के अनुसार उन्होंने संरक्षण मंत्री पद की भी जिम्मेदारी ली और जब पार्टी ने आदेश दिया तो फिर से वो गोवा के मुख्यमंत्री बने। उनका जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण था, पार्टी के विचारों के प्रति कटिबद्ध था, समर्पित था, ये उनकी विशेषता थी। कैंसर की बीमारी जब डॉक्टर ने आगे कोई उपाय नहीं है
ऐसा बताने के बाद भी लगातार काम करते रहना, और पिछले महीने में हमारे एनआईटी का शिलान्यास उनके घर में ही हमने किया, और तब भी उनके जज्बे को सलाम करने के लिए मैं गया था। आज हम सबने एक महान नेता को जरूर खोया है, साथ में एक बहुत अच्छे इंसान को भी खोया है, और ऐसी क्षति भरने के लिए मुझे लगता है बहुत आसान नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों। आईआईटी मुंबई के एक बहुत ही प्रभावी ग्रेजुएट इंजीनियर, विचारधारा के प्रति समर्पित, बहुत ही योग्य प्रशासक, कड़े फैसले लेने की क्षमता, लेकिन सहजता, सादगी और पूर्ण ईमानदारी। उन्होंने लगातार लोगों के लिए जो काम किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि उसके कारण गोवा की और देश की राजनीति में एक उनकी अलग छवि हम सबने देखी। ये व्यक्ति भारत माँ का सच्चा सपूत था। और आइए एक नजर डालते हैं मनोहर पर्रिकर के राजनीतिक सफर पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से देश के रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे मनोहर पर्रिकर की छवि एक सीधे सादे सामान्य व्यक्ति की रही है। उनकी शख्सियत सबसे जुदा थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पर्रिकर नहीं बदले, जिससे वो जनमानस के चहेते बने रहे। उनकी लोकप्रियता न सिर्फ राज्य बल्कि देश भर में फैल गई। उनकी पोशाक साधारण होती थी और हमेशा उनके पैरों में रहने वाले ट्रेडमार्क चप्पल ने उनके व्यक्तित्व को बुलंद किया। उन्होंने व्यक्तिगत हैसियत से आदर्श पेश कर राजनीति के प्रति जनता का भरोसा जगाया और पर्रिकर उनके नायक बन गए। 13 दिसंबर 1955 को जन्मे पर्रिकर ने संघ के प्रचारक के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। आईआईटी बंबई से इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद जीवन भर संघ से जुड़े रहे। मनोहर पर्रिकर ने चुनावी राजनीति में 1994 में कदम रखा, जब उन्होंने पणजी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता। वो जून से नवंबर 1999 तक गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। वो पहली बार 24 अक्टूबर 2000 में गोवा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल केवल 27 फरवरी 2002 तक ही रहा। इसके बाद 5 जून 2002 को उन्हें फिर से चुना गया और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दी। 4 बीजेपी विधायकों के 29 जनवरी 2005 को इस्तीफा देने के बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। 2012 राज्य में पर्रिकर की लोकप्रियता की लहर लेकर आया और उन्होंने अपनी पार्टी को विधानसभा में 40 में से 21 सीटों पर जीत दिलाई। वो फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की जीत की लय 2014 में भी बनी रही। साल 2014 के चुनावी अभियान के लिए बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम जोर शोर से उठाने वाले लोगों में भी वो प्रमुख थे। गोवा में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में मनोहर पर्रिकर ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण करने के बाद पर्रिकर को नवंबर 2014 में रक्षा मंत्री का प्रभार दिया गया। 63 साल के पर्रिकर ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री के तौर पर 3 साल सेवाएं दी। 2014 से 17 तक भारत के रक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद रहे। उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण के लिए बेहतरीन काम किए। गोवा विधानसभा चुनाव में पार्टी के बहुमत हासिल नहीं कर पाने पर वो मार्च 2017 में राज्य लौटे और गोवा फॉरवर्ड पार्टी और एमजीपी जैसे दलों को गठबंधन सहयोगी बनाने में कामयाब रहे। राज्य में एक बार फिर उनकी सरकार बनी। फरवरी 2018 के बाद से उनकी तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें तब इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो बीते साल मार्च के पहले सप्ताह में इलाज के लिए अमेरिका गए, जहां वो जून तक अस्पताल में रहे। बीमारी के बावजूद उनका जोश बरकरार रहा। How is the जोश? पर्रिकर को राज्य के ढांचागत विकास और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके प्रयासों और केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में उनकी सक्रिय भूमिका के साथ ही 2004 में गोवा को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन स्थल बनाने के प्रयासों के लिए एक लोकप्रिय नेता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।
गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद बीजेपी नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने में जुटी है और इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राज्य के बीजेपी विधायकों और सहयोगी दलों से बात कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी राज्य के राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी के विश्वजीत राणे और प्रमोद सावंत दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। नितिन गडकरी का कहना है कि सहयोगी दलों के साथ बातचीत चल रही है। नेतृत्व कौन करेगा इसमें कोई मतभेद नहीं है, उसका निर्णय हमारा हो गया। अभी अलायंस पार्टनर जो है उनसे बातचीत चल रही है, वही केवल विषय है। और इस बीच कांग्रेस ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मिलकर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में सबसे बड़ा दल होने के कारण उन्हें पहले सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। और आइए अब देख लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस चरण में 20 राज्यों के 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 मार्च होगी। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन यानी 26 मार्च को होगी। 28 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होगा। जिन राज्यों पर वोटिंग होगी उनमें आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 7, असम की 5, बिहार और ओडिशा की 4-4, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मेघालय की 2-2 सीटें, वहीं मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 1-1 सीटें शामिल हैं। 7 चरणों में देश भर की लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175, अरुणाचल प्रदेश की सभी 60, सिक्किम की सभी 32 और ओडिशा की 147 में से 28 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है। इनके लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है और चुनाव कार्यक्रम भी पहले चरण की लोकसभा सीटों के अनुरूप ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने साफ किया है कि कांग्रेस यूपी में भी पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो यहां की सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी कर सके, अकेले चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि यूपी में एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन अकेले बीजेपी को पराजित करने में पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस जबरदस्ती यूपी में गठबंधन के लिए 7 सीटें छोड़ने की भ्रांति न फैलाए। उन्होंने ये भी दोहराया कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कांग्रेस पार्टी से बीएसपी का कोई भी किसी भी प्रकार का तालमेल और गठबंधन बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की ओर से फैलाए जा रहे किस्म किस्म के भ्रम में नहीं आने की अपील की है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन भाजपा को हराने के लिए सक्षम है। कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कंफ्यूजन ना पैदा करे। कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी आज से राज्य में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुकी हैं और प्रयागराज में संगम तट पर उन्होंने पूजा अर्चना की। अपनी चुनावी बोट यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों, महिलाओं और गंगा के किनारे रहने वाले लोगों से संवाद करती नजर आई। इस दौरान वो बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना भी उन्होंने की और प्रयागराज में मनैया घाट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 3 दिन की गंगा यात्रा शुरू की है जो वाराणसी के 80 घाट पर पूरी होगी। महासचिव बनने के बाद प्रियंका दूसरी बार यूपी दौरे पर हैं। इस बार वो गंगा यात्रा के जरिए प्रयागराज से वाराणसी तक का सफर करेंगी। प्रियंका बोट के जरिए 140 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। लोग हैं, 4-5 लोग हैं जो इस देश का राज कर रहे हैं। पूरी सत्ता अपने हाथ में लिए रहे
वहीं बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी बोट यात्रा को पिकनिक करार दिया है और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का जवाब मांगा है कि जिन्हें अपने ही घर में भ्रष्टाचार की महागाथा नजर न आती हो, जिन्हें अपने यहां न चोरी दिखती हो न चोर दिखता हो, वो ईमानदारी का ढोल पीटते हुए आगे बढ़ें, तो इसे मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर भारत के ग्रामीण अंचलों में एक कहावत है कि जब यह बात कांग्रेस पार्टी कहे, कांग्रेस पार्टी में भी वह परिवार कहे जिसके ऊपर अनेकानेक भ्रष्टाचार के आरोप अनेकानेक पीढ़ियों से लगते आ रहे हैं, तो वही कहावत चरितार्थ लगती है कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग एजेंडा 2019 के 8वें भाग में मोदी सरकार के आर्थिक सुधार के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने लिखा है कि 1991 के उदारीकरण के बाद देश में दूसरे बड़े आर्थिक सुधार की जरूरत थी, लेकिन पिछली सरकार की नीतियों के चलते आर्थिक नीतियों के सुधार को धक्का लगा। वित्त मंत्री ने नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद उठाए गए आर्थिक सुधारों को इस दिशा में एक अहम कदम बताया है। उर्दू ने भौगोलिक सीमाओं से परे अपनी मिठास, मोहब्बत और साहित्यिक ऊंचाइयों से दुनिया भर में जगह बनाई है। वैश्वीकरण के दौर में इसी उर्दू की संरक्षण और प्रसार की चिंताओं को केंद्र में रखकर राजधानी में शुरू हुआ विश्व उर्दू सम्मेलन। 6वें विश्व उर्दू सम्मेलन का आगाज सोमवार को राजधानी में हुआ। सम्मेलन की शुरुआत गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर और पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ हुई। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के इस आयोजन का विषय आज के वैश्विक परिदृश्य में उर्दू भाषा की संरक्षा और प्रसार है। इसमें देश और विदेश से आए उर्दू विद्वान और विचारक हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का आरंभ उर्दू की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका और इसके समृद्ध साहित्य की चर्चा से हुआ। इसमें हैदराबाद की मोहब्बत है, इसमें लखनऊ की नज़ाकत है, इसमें दिल्ली की सकाफत है, इसमें आगरे की सजावट है, इसमें सिंध की आप देख रहे हैं नफासत है, इसमें कश्मीर की लताफत है। इसको अगर मीर अनीस ने कलमा पढ़ाया है, उर्दू मुसलमानों की जबान है लेकिन मुसलमान नहीं, उर्दू को अगर मीर अनीस ने कलमा पढ़ाया है तो उर्दू को चकबस ने रामायण सिखाई है, उर्दू को गिलक्रिस्ट ने मसीहियत क्रिश्चियनिटी बताई है और उर्दू को बेदी ने गुरुनाथ साहब सिखाई है। एक गुलदस्ता है जिसमें हर किस्म का फूल मशहूर है जिसका नाम उर्दू है। सम्मेलन में मदरसों में उर्दू को तरजीह देकर इसे नया जीवन देने की योजनाओं पर भी जोर दिया गया। उर्दू हिंदुस्तान की भाषा थी, है और रहेगी। इस विश्वास को उर्दू वालों के बीच में आना चाहिए। दूसरी बात, भारत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में उर्दू की प्रमोशन के लिए हर वर्ष लगातार बजट की वृद्धि करके ये बताया है कि आज की सरकार उर्दू और उर्दू जानने वाले विद्वानों इन सब की प्रमोशन के लिए दिन रात प्रयत्नरत है। उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान है और उर्दू का घर हिंदुस्तान ही रहा, यहीं से उर्दू जन्मा है और आने वाले दिनों में उर्दू का जो मुस्तकबिल है, मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ वाइस चेयरमैन होने के नाते कि उर्दू का मुस्तकबिल बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और आने वाले दिनों में हम लोगों ने जिस तरह से ये कॉन्फ्रेंस का दूसरा मकसद ये है कि उर्दू को लोग अपने ज़िंदगी में शामिल करें। उर्दू जो है खास करके मोहब्बत फैलाने वाली ज़बान है, इस ज़बान की बहुत ही मिठास है। इस मिठास को कैसे हम दूसरे कम्युनिटी के साथ में अपने रिश्ते को में भी हम कैसे उसको घोलमेल सकें और आपस में कैसे एक मोहब्बत पैदा कर सके और कट्टरता को ख़त्म करके एक सच्चे और नेक राह पे इस मुल्क के हिंदुस्तानी कैसे चले। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन को 6 सत्रों में बांटा गया है, जिसमें आज के दौर में मास मीडिया और उर्दू, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर उर्दू को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने, उर्दू शिक्षण में मदरसों की भूमिका, उच्च शिक्षा में शोध के साथ उर्दू को जोड़ने को लेकर विमर्श होगा। इसके अलावा देशों की आपसी संस्कृति के संदर्भ में उर्दू, ललित कलाओं और मनोरंजन में उर्दू और संविधान और दूसरी कानूनी संस्थाओं में उर्दू के स्थान पर भी चर्चा होगी। देश में 5 करोड़ से अधिक लोग उर्दू जानते और समझते हैं और हिंदी भाषा में घुल मिलकर ये हिंदुस्तानी के रूप में भी जानी जाती है। इरफान, राज्यसभा टीवी।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।